Assalamu alaikum viewers, I hope you're all fine. I am Alifnan Khan and today we will discuss about the DNA isolation from blood. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Why we use blood for DNA isolation? क्योंकि हम इस लेक्चर में ब्लड को यूज़ करके डीएनए को आइसोलेट करने जा रहे हैं। तो हम ब्लड को यूज़ क्यों करते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। ब्लड इज़ एन एक्सेलेंट सैम्पल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस. इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बेस्ड biomarkers that can be used to detect a panel of diseases long before any physical symptoms become apparent. कि ब्लड जो है वो एक एक्सीलेंट सैम्पल है किसी भी डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए। इसमें प्रोटीन्स होती हैं और न्यूक्लिक एसिड बेस्ड बायोमार्कर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करके डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे पहले कि उनकी फ़िज़िकल सिम्टम्स अपीयर हों। स्टडीज़ हैव शोन दैट कैंसर बायोमार्कर्स सच एज डिफरेंशियली methylated target genes are detectable in blood samples and have proven to be extremely sensitive and specific for given cancer. कि स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जो कैंसर्स के बायोमार्कर हैं जैसे कि डिफरेंशियली मैथिलेटेड टारगेट जीन्स जो हैं ये डिटेक्टेबल होते हैं ब्लड सैंपल में और ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं और स्पेसिफिक हैं फॉर गिवन कैंसर. These biomarker can be cell associated such as those found in leukocytes और सेल फ्री सच एज दोज फाउंड इन प्लाज्मा और सीरम सैंपल के. ये जो बायोमार्कर्स हमने अभी डिस्कस किए ये सेल एसोसिएटेड भी हो सकते हैं जैसा कि जो ल्यूकोसाइट्स में पाए जाते हैं और सेल फ्री भी हो सकते हैं जो प्लाज्मा या सीरम सैंपल में होते हैं. फॉर दिस रीज़न ब्लड इज़ ऑफन द सैंपल ऑफ चॉइस फॉर बायोमार्कर और डायग्नोस्टिक रिसर्च. तो इसी वजह से ब्लड को एक चॉइस के तौर पर यूज़ किया जाता है कि एक बेस्ट चॉइस है या बेस्ट सैम्पल है फॉर बायोमार्कर रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च. Next is DNA isolation from human blood cell. What is its objective? Isolating DNA molecule from white blood cells and visualizing them directly. क्योंकि हमने डीएनए मालिक्यूल्स को आइसोलेट करना है वाइट ब्लड सेल से और उसको विजुलाइज करना है डायरेक्टली. ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ लिक्विड प्लाज्मा एंड सॉलिड सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ब्लड सेल्स. ठीक है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, लिक्विड प्लाज्मा होती हैं और सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जिसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स आते हैं. वाइट ब्लड सेल्स हैव न्यूक्लियाई दैट कंटेन द न्यूक्लिक एसिड्स. के जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट है तो इसलिए उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है. नंबर फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेलुलर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मस्ट बी डिस्ट्रॉयड फर्स्ट. कि सेलुलर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देंगे. अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल लाइक प्रोटीन्स मस्ट बी एक्सक्लूडेड. कि जो अदर कंपोनेंट्स हैं सेल के लाइक प्रोटीन्स उसको भी हमने एक्सक्लूड करना है. फिर फाइनली हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल बच जाएगा जिसको हम कलेक्ट कर लेंगे और डायरेक्टली विजुलाइज करेंगे. अब इसके मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं. नंबर 1 इज़ लाइसिस बफर. नंबर 2 डीएनए एंजाइम. नंबर 3 सोडियम एसीटेट. नंबर 4 आइसोप्रोपानोल. Next is SDS reagent that contains the reagent and EDTA, TE buffer, blood with anticoagulant, proteinase K, 10 milligram per liter, chloroform, isomyl alcohol that in 24:1 ratio, micropipettes and tips, refrigerator centrifuge and 15 ml Eppendorf tubes. ये इसका मटीरियल है. Next is reagents, chemicals such as number 1 is EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid which removes magnesium ion that is a cofactor for nucleases. कि जो EDTA है इसमें मैग्नीशियम आयन को रिमूव करना होता है. ये मैग्नीशियम आयन न्यूक्लिएजेस का कोफैक्टर है. जब मैग्नीशियम जो है EDTA के साथ बाइंड हो जाएगा तो न्यूक्लिएजेस एक्टिव नहीं होंगे तो वो हमारे डीएनए को डिग्रेड नहीं कर सकेंगे. नेक्स्ट इज SDS, sodium dodecyl sulfate, which aids in disrupting the cell membrane by removing the lipids of the cell membrane, are included in the extraction. SDS ने क्या करना है, सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करना है और उसकी जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स हैं उनको रिमूव करना है. नंबर 3 इज़ लाइसिस बफर which lyses the cell. The final step in the preparation of a cell extract is the removal of insoluble cell debris. ठीक है, सेल लाइसिस ने क्या करना है, जो लाइसिस बफर है उसने लाइसिस द सेल्स को लाइस करना है और फाइनल जो स्टेप होगा ये प्रेपरेशन ऑफ सेल एक्सट्रैक्ट में ये फाइनल स्टेप होता है लाइसिस बफर. In this experiment, cellular and nuclear membrane are lysed by using lysis buffer. Next is proteins are precipitated by using phenol and chloroform. के हम जो proteins हैं उनको precipitate करेंगे phenol और chloroform को use करके और protect करेंगे DNA को from lysis by DNase enzyme by using EDTA which inhibit DNase because
We later discuss EDTA binds magnesium ions, that is a cofactor for nucleases, so that's why EDTA inhibit the DNAs. Number 4, collect DNA molecules by adding both sodium acetate and isopropanol के जब हम सोडियम एसीटेट ऐड करेंगे या आइसोप्रोपानोल ऐड करेंगे तो डीएनए की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिससे फिर हम उसको डीएनए को कलेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट इज द प्योरीफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम सेल एक्सट्रैक्ट. अब हमने सेल एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा अदर सब्सटेंसेस भी हैं लाइक प्रोटीन्स एंड आरएनएज एंड अदर सम साल्ट कंसनट्रेशन. सो उसमें से हमने डीएनए को प्योरीफाई करना है. इन एडिशन टू डीएनए द सेल एक्सट्रैक्ट विल कंटेन significant quantities of proteins and RNA. A variety of procedures can be used to remove these contaminants, leaving the DNA in a pure form. कि डीएनए के अलावा सेल एक्सट्रैक्ट में कुछ अदर क्वांटिटीज़ भी हैं लाइक प्रोटीन्स और आरएनए. अब बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं इनको रिमूव करने के, जिससे पर हमारे पास डीएनए बच जाता है प्योर फॉर्म में. रिजेंट्स अब हम यूज़ कौन कौन से करेंगे डीएनए को प्योरीफाई करने के लिए? नंबर 1, फिनोल. द स्टैंडर्ड वे टू deproteinize a cell extract is to add phenol or a 1:1 mixture of phenol chloroform. These organic solvents precipitates proteins but leave the nucleic acid in aqueous solution. The aqueous solution of nucleic acids can be removed with a pipette. ये जो स्टैंडर्ड वे है जिससे हम सेल एक्सट्रैक्ट को डीप्रोटीनाइज करेंगे उसमें या तो आप सिंगल फिनोल ऐड करें या 1:1 रेशो फिनोल क्लोरोफॉर्म की ऐड करें. तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या करेंगे, आपकी प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट कर देंगे और पीछे न्यूक्लिक एसिड बच जाएगा जिसको हम एक पाइपेट के ज़रिए फिर रिमूव कर लेंगे. Next is ribonuclease enzyme. Ribonuclease enzyme remove RNA by degrade these molecules into ribonucleotide subunits. कि जो राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है इन्होंने आरएनए को डिग्रेड करना है और उनको सिंपलर राइबोन्यूक्लियोटाइड सबयूनिट्स में कन्वर्ट कर देना है. नेक्स्ट इज द टीई बफर. टीई इज derived from its component tris, a common pH buffer, and EDTA. Tris EDTA इसका पूरा नेम है. A molecule that chelates cations like magnesium. It dissolves DNA और RNA and protects the nucleic acid from degradation. ठीक है, टीई बफर ने क्या करना है, डीएनए और आरएनए को डिसॉल्व करना है और इसने न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम डिग्रेडेशन. इट इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर विच हेल्प इन द लाइसिस ऑफ सेल वॉल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. कि ये एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है डीएनए एक्सट्रैक्शन बफर का जो हेल्प करता है इन द लाइसिस ऑफ सेल वॉल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय डीएनएज और आरएनएज. कि ये न्यूक्लिक एसिड की डिग्रेडेशन नहीं होने देता डीएनए से भी और ना आरएनए से. नेक्स्ट इज ब्लड विद एंटीकोएगुलेंट्स. Blood can be collected on different anticoagulants including citrate, EDTA or heparin. The type of anticoagulant used can affect the result from blood DNA isolation kits and ultimately influence the results of research based of diagnostic tests associated with blood. कि जो ब्लड है क्योंकि जब हम उसको जो है बॉडी से रिमूव करते हैं तो वो क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है, तो इसलिए क्लॉटिंग से बचने के लिए हमने एंटीकोएगुलेंट जो है वो ऐड करना है. तो उसके लिए हम जो एंटीकोएगुलेंट यूज़ करते हैं वो सिट्रेट हो सकता है, EDTA हो सकता है या हिपैरन हो सकता है. द टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट यूज़ कि जो आप एंटीकोएगुलेंट यूज़ करेंगे वो आपके रिजल्ट्स को भी इफेक्ट कर सकता है और अल्टीमेटली वो फिर आपके जो रिसर्च बेस्ड या डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो आप ब्लड के साथ करेंगे उनको भी इफेक्ट कर सकता है. Next is proteinase K, that in 10 mg per liter. It is commonly used in the molecular biology to digest proteins and remove contamination from preparation of nucleic acids. ठीक है, ये कॉमनली ये भी मोलेकुलर बायोलॉजी में यूज़ होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और कंटेमिनेशन को रिमूव करने के लिए from nucleic acid. Addition of proteinase K to nucleic acid preparation, it rapidly inactivates nucleases that might otherwise degrade the DNA or RNA during purification. कि ये जो प्रोटीनेज के है इसका भी सेम काम EDTA जैसा ही है कि ये न्यूक्लियस को इनहिबिट करता है और डीएनए और आरएनए को डिग्रेड नहीं होने देता ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन. नेक्स्ट इज अ क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल that is 24:1 ratio, a mixture consisting of equal parts of equilibrated phenol and chloroform isoamyl alcohol that in 24:1 ratio is frequently used to remove proteins from preparation of nucleic acids. ये जो क्लोरोफॉर्म या आइसोमाइल अल्कोहल या सिंगल फिनोल जो है ये भी हम इसको यूज़ करके प्रोटीन्स को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये है जी इसके जो मटेरियल्स रहते थे माइक्रोपाइपेट्स एंड टिप्स, refrigerator, centrifuge and 15 ml Eppendorf tube.
ये अब इसके स्टेप्स हैं कि आपने करना कैसे है। ये सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू है। इसको इतना अंडरस्टैंड तो बंदा नहीं कर सकता जब तक ये बंदा परफॉर्म ना करे, तो हम इसको फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। इन एपेंड्रॉफ ट्यूब एड 2.5 ml ऑफ ब्लड विद 7.5 ml ऑफ लाइसिस बफर, शेक वेल एंड लीव इट इन आइस फॉर 5 मिनट। कि एक एपेंड्रॉफ आपने लेनी है, उसमें 2.5 ml आपने ब्लड लेना है विद 7.5 ml ऑफ लाइसिस बफर, जैसे कि इस फिगर में शो हुआ है कि आपने एक ट्यूब लेनी है, उसमें 2.5 ml ब्लड लेके उसमें 7.5 ml लाइसिस बफर डालना है, फिर उसको शेक कर लेना है, फिर उसको 5 मिनट तक आइस में रहने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पुट द सैंपल इन सेंट्रीफ्यूज विद बैलेंसिंग ट्यूब ऑफ 10 ml वाटर एट 1200 rpm एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने सैंपल को सेंट्रीफ्यूज में पुट करना है और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर रखना है और उसको 10 मिनट्स तक जो है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रहने देना है। उसके बाद डिस्कार्ड सुपरनेटेंट, ऐड टू द पैलेट 2.5 ऑफ लाइसिस बफर एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन एट द सेम कंडीशन। फिर आपने जो सुपरनेटेंट होगा उसको डिस्कार्ड कर लेना है, फिर उसमें जो पैलेट है उसमें हमने 2.5 लाइसिस बफर ऐड करना है, फिर उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज के लिए रख देना है। नेक्स्ट फिर हमने डिस्कार्ड सुपरनेटेंट कि जो हमने दोबारा सेंट्रीफ्यूज किया था उससे फिर दोबारा सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करके उसमें फिर 1.25 ml एससी बफर डालना है टू पैलेट, फिर सेंट्रीफ्यूज अगेन एट द सेम कंडीशन, फिर उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करना है। फिर उसको दोबारा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद फिर जो सुपरनेटेंट आया उसको फिर डिस्कार्ड कर लेना है, उसमें फिर आपने ऐड करना है 1.25 लीटर ऑफ एससी बफर प्लस 10 माइक्रोलीटर प्रोटीनेज के प्लस 60 माइक्रोलीटर एसडीएस, शेक जेंटली फॉर 7 मिनट। कि जो आपने दोबारा वो सेंट्रीफ्यूज की थी जब आपने 1.25 ml एससी बफर डाला था, उसके बाद जो सुपरनेटेंट आया था आपने उसको डिस्कार्ड किया था। उसके बाद जब सुपरनेटेंट आपने डिस्कार्ड कर लिया उसमें आपने 1.25 लीटर एससी बफर डालना है, 10 माइक्रोलीटर प्रोटीनेज के डालना है, 60 माइक्रोलीटर एसडीएस डालना है और उसको शेक करते रहना है 7 मिनट तक। ये देखें, ये है सेंट्रीफ्यूज मशीन जहाँ पे आपने जो है वो अपने सैंपल्स को रखना है। और यहाँ पर ये एक सैंपल है, फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो है ये प्लाज्मा है और नेक्स्ट ये वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स हैं और ये आरबीसीज हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है जी, ऐड 1.25 ml एससी बफर प्लस 2.5 ml phenol, shake well for 5 minutes, then centrifuge again at 3000 rpm at 10 डिग्री सेंटीग्रेड for 5 minutes। कि जब आपने वो सुपरनेटेंट को रिमूव किया था तो उसमें ये बफर डाले थे, प्रोटीनेज के भी डाला था और एसटीएस भी डाला था। अब उसमें फिर दोबारा आपने 1.25 ml एससी बफर डालना है, 2.5 ml फिनोल डालना है और उसको शेक करना है 5 मिनट के लिए, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर देना है 3000 rpm पर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ट्रांसफर सुपरनेटेंट टू न्यू ट्यूब एट 2.5 ml फिनोल एंड क्लोरोफॉर्म या आइसोमाइल अल्कोहल, शेक वेल फॉर 5 मिनट इन सेंट्रीफ्यूज अगेन एट द सेम कंडीशन। ठीक है, फिर आपने दोबारा क्या करना है कि जो आपके वो होंगे सुपरनेटेंट होगा उसको न्यू ट्यूब में शिफ्ट करके उसमें 2.5 जो ml है फिनोल जो है वो आपने डालनी है। अगर फिनोल नहीं है तो क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल का जो मिक्सचर हमने पीछे डिस्कस किया 24:1 रेशो में, उसको आपने ऐड करना है। फिर उसको शेक वेल करें फॉर 5 मिनट्स, देन सेंट्रीफ्यूज अगेन एट सेम कंडीशन। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि हमने सेंट्रीफ्यूज किया तो सुपरनेटेंट फिर आया होगा, तो उसको फिर दोबारा न्यू ट्यूब में शिफ्ट करके उसमें ऐड करना है 2.5 ml क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल, शेक वेल फॉर 5 मिनट्स एंड सेंट्रीफ्यूज अगेन एट द सेम कंडीशन। फिर आपने दोबारा क्या करना है, उसमें 2.5 ml अलहदा से दोबारा क्लोरोफॉर्म या आइसोमाइल अल्कोहल ऐड करनी है, उसको 5 मिनट के लिए शेक करना है, फिर दोबारा सेंट्रीफ्यूज कर लें, सेम कंडीशन। Next, transfer the supernatant to new tube, add 75 microliter 3 molar sodium acetate प्लस 2.5 ml आइसोप्रोपानोल। ये हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हमारा डीएनए जो है वो कंसनट्रेट हो जाए, तो देन फिर उसको हम एक प्योरीफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। ऑब्जर्व डीएनए फाइबर विजुअली, फिर हम इसको डीएनए फाइबर को विजुअली जो है वो हम देखेंगे। विजुअली
देखते हैं बेसिकली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.